जंगल के बीचों बीच टहलते हुए अगर अचानक सूखी पत्तियों के बीच से एक छोटा सा नर्म और मुलायम बालों वाला जीव फुदक कर सामने आ जाए तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि ये कितना मासूम और प्यारा जानवर है। बिल्कुल। हम अक्सर जंगली खरगोशों को बस एक सजावटी या क्यूट जानवर मान लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो दिन भर बस गाजर को तरते हैं और घास के मैदानों में छलांगे लगाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है ना? क्योंकि जब मैंने हाल ही में कुछ रिसर्च और आर्टिकल्स को गहराई से खंगाला तो मेरी ये धारणा पूरी तरह से टूट गई। आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन यही है, हम उन स्रोतों के आधार पर खरगोशों की एक ऐसी दुनिया को समझेंगे जो बहुत हैरान करने वाली है। सच में बाहर से देखने पर यह जीव जितना सीधा साधा लगता है, इसकी असल जिंदगी उतनी ही जटिल है। मतलब ऐसा लगता है कि हम जंगल के सबसे व्यस्त सिविल इंजीनियर और इकोसिस्टम के सबसे अहम हिस्से को सिर्फ एक खिलौना समझने की भूल कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। जमीन के ऊपर ये चाहे जो भी दिखे, लेकिन जमीन के नीचे इसकी एक पूरी अलग दुनिया चलती है। और उसी अंडरग्राउंड दुनिया ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है। मतलब जब हम जानवरों के घर बनाने की बात करते हैं तो हमें पक्षियों के घोंसले या भालू की गुफाएं याद आती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि जंगली खरगोश असल में जमीन के नीचे वॉरेन्स बनाते हैं तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मिट्टी में खोदे गए कुछ गड्ढे होंगे, शायद गर्मी या शिकारियों से बचने के लिए। देखो, छिपना और मौसम से बचना इसका एक फायदा जरूर है, लेकिन इस निर्माण की शुरुआत किसी मास्टर प्लान के तहत नहीं होती है। अच्छा, तो फिर कैसे होती है? इसकी वजह बहुत ही अजीब और विशुद्ध रूप से शारीरिक है। मतलब सारा खेल इनके दांतों का है। दांतों का? एक मिनट, क्या ये अपने दांतों से मिट्टी खोदते हैं? अरे नहीं, ये खोदते तो अपने पंजों से ही हैं, लेकिन इनके जो सामने के दांत होते हैं ना, वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जीवन भर? बिल्कुल, ठीक हमारे नाखूनों की तरह। इनके दांतों के सामने वाले हिस्से पर बहुत सख्त इनेमल होता है और पीछे का हिस्सा थोड़ा नरम होता है। तो इसका खुदाई से क्या लेना देना है? अगर ये लगातार मिट्टी की खुदाई ना करें, जड़ों को ना कुतरें और सख्त चीजों को ना चबाएं, तो इनके दांत इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि इनका मुंह बंद होना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे! तो एक तरह से ये पूरी खुदाई इनके लिए एक नेल फाइलर का काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। दांतों को घिस छोटा और धारदार बनाए रखना इनकी मजबूरी है। क्या बात है! मतलब क्या मिट्टी खोदना इनके लिए एक तरह का नेल फाइलर इस्तेमाल करने जैसा है, क्योंकि अगर ये खुदाई ना करे तो इनके दांत बढ़ते ही जाएंगे। एकदम सही। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक शारीरिक मजबूरी पूरे इकोसिस्टम के लिए वरदान बन जाती है। वो कैसे? जब ये अपने दांतों को आकार में रखने के लिए लगातार पंजों और मुंह का इस्तेमाल करके गहरी खुदाई करते हैं, तो ये जमीन के नीचे कई मीटर लंबी और जटिल सुरंगें बना देते हैं। अच्छा। हवा आने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट्स होते हैं और अंदर छोटे छोटे नेस्ट चैम्बर बने होते हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट्स और चैम्बर? मतलब ये सिर्फ एक सीधी सुरंग नहीं है, बल्कि एक पूरा आर्किटेक्चर है। बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी मिट्टी जब ये खोदते हैं तो सुरंग गिर क्यों नहीं जाती? यही तो इनकी इंजीनियरिंग है। ये मिट्टी को इस तरह से दबाते और धकेलते हैं कि दीवारों पर एक दबाव बन जाता है जो उन्हें ढहने से रोकता है। अरे वाह! और खास बात यह है कि ये काम कोई एक खरगोश अकेले नहीं करता, ये दर्जनों के समूह में रहते हैं। एक पूरी कॉलोनी मिलकर इस काम को अंजाम देती है। एक साथ कितने खरगोश होते हैं? कई बार तो एक ही नेटवर्क में 50 से 100 खरगोश तक एक साथ रह रहे होते हैं। 100 खरगोशों का एक साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड शहर बनाना वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इस मजबूरी का फायदा जंगल को मिलता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। हाँ, सोचिए, जब इतने सारे जीव लगातार जमीन के नीचे खुदाई कर रहे हों तो मिट्टी उथल पुथल होती है। सही बात है। इस वजह से जमीन के अंदर हवा और बारिश के पानी का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। सख्त मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसे सांस लेने का मौका मिलता है। तो मतलब पेड़ों और पौधों की जड़ों तक आसानी से पानी और ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। बिल्कुल। इसके अलावा जब ये बाहर आकर हरी घास, जंगली पौधे या जड़ों को चढ़ते हैं तो ये किसी एक प्रकार की घास या पौधे को पूरे जंगल पर हावी नहीं होने देते। तो ये एक प्राकृतिक लॉन मूवर का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार है। वो सिर्फ अपनी एक बायोलॉजिकल जरूरत पूरी कर रहे हैं और अनजाने में ही पूरी जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं। जी हाँ। लेकिन मिट्टी खोदने की इसी कला ने उन्हें एक सुरक्षित घर तो दे दिया, पर जब वे इस घर से बाहर निकलते हैं तब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कैसा?
क्योंकि वो जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो तो सुरक्षित है, लेकिन बाहर की दुनिया तो एक खुला शिकारगाह है। हाँ, एक बहुत ही क्रूर शिकारगाह, और उसी माहौल में टिके रहने के लिए इनका शरीर एक सर्वाइवल मशीन के रूप में विकसित हुआ है। सर्वाइवल मशीन? लेकिन ये तो बहुत छोटे होते हैं ना? बिल्कुल। अगर हम इनके शारीरिक आकार को देखें तो ये औसतन 12 से 18 इंच के होते हैं और इनका वजन सिर्फ 2 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है। इतने छोटे और हल्के शरीर के साथ तो कोई भी शिकारी इन्हें आसानी से अपना भोजन बना सकता है। इसीलिए प्रकृति ने इन्हें छलावरण यानी कैमोफ्लॉज की ताकत दी है। इनके घने और मुलायम बाल सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं होते। तो उनका कोई और भी काम है? हाँ, मौसम बदलने के साथ ही इनके बालों का रंग भी बदलता है। सर्दियों में जब हर तरफ सूखा और अंधेरा होता है तो ये गहरे ग्रे या भूरे रंग के हो जाते हैं। अच्छा, ताकि सूखी झाड़ियों में मिल सके। बिल्कुल। वहीं गर्मियों में इनका रंग हल्का हो जाता है। लेकिन कैमोफ्लेज हमेशा तो काम नहीं आ सकता ना कभी तो शिकारी इन्हें देख ही लेगा। जब छिपना नाकाम हो जाए तब तो भागना ही पड़ेगा। और वही इनकी असली ताकत सामने आती है। मैंने स्रोत में पढ़ा है कि इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इतने छोटे शरीर से ये कैसे मुमकिन है? इसका राज इनके पिछले पैरों और रीढ़ की हड्डी के बायोमैकेनिक्स में छिपा है। बायोमैकेनिक्स मतलब इनके पिछले पैर बहुत मजबूत होते हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। ओह, स्प्रिंग की तरह? हाँ, जब ये दौड़ते हैं तो इनकी रीढ़ पूरी तरह मुड़ती है और फिर झटके से खुलती है, जिससे ये हवा में लंबी छलांग लगाते हैं। और इसी स्प्रिंग एक्शन की बदौलत ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। 1-2 किलो के जीव के लिए ये रफ्तार अकल्पनीय है। लेकिन सिर्फ सीधे भागने से तो जान नहीं बचेगी, शिकारी तो लगातार पीछा करेगा। इसीलिए इनकी असली ताकत सीधा भागने में नहीं बल्कि जिगजैग दौड़ने में है। तेजी से मुड़ने में ये माहिर होते हैं। जिगजैग? जैसे अगर कोई लोमड़ी पीछे पड़ी हो। हाँ, मान लीजिए लोमड़ी पीछा कर रही है तो खरगोश अचानक से 90 डिग्री के कोण पर दिशा बदल लेता है। अरे वाह! लोमड़ी का शरीर भारी होता है और तेज रफ्तार में अचानक मुड़ने से उसका मोमेंटम टूट जाता है और वो फिसल जाती है। ये तो चेस के खेल जैसा हो गया यार, जहाँ अगला कदम शिकारी को कंफ्यूज करने के लिए होता है। लेकिन इस पूरे सर्वाइवल गेम में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज मुझे इनके सुपर सेंसेस लगे। सुपर सेंसेस तो इनके लाजवाब हैं। खासकर इनकी आंखें। अगर मैं एक सीसीटीवी कैमरे के नजरिए से सोचूं, जिसे किसी इमारत के कोने पर लगाया गया हो ताकि वो दोनों तरफ देख सके, तो क्या इनकी आंखों की तुलना एक 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे से की जा सकती है? ये तुलना इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत अच्छी है। इनकी आंखें इनके सिर के सामने नहीं बल्कि एकदम किनारों पर और थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती हैं। इस बनावट की वजह से इन्हें लगभग 360 डिग्री का विजन मिलता है। मतलब जब ये आराम से सामने मुंह करके घास चर रहे होते हैं तब भी बिना सिर घुमाए इन्हें पता होता है कि पीछे से या ऊपर आसमान से कौन आ रहा है। बिना सिर घुमाए पीछे देख लेना, ये तो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और कानों का क्या? मैंने पढ़ा है कि वे रडार की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। इनके नुकीले कान केवल सुनने के काम नहीं आते बल्कि ये रडार के एंटीना की तरह काम करते हैं जो दूर की आवाज पकड़ लेते हैं। मतलब ये अपने कानों को घुमा सकते हैं? हाँ, ये अपने दोनों कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं। एक कान सामने की तरफ और दूसरा कान पीछे की तरफ। क्या बात है! कानों का यह आकार ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके सीधे कान के पर्दे तक भेजता है। जरा सी आहट जो इंसानी कानों को बिल्कुल सुनाई ना दे वो भी इन्हें अलर्ट कर देती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर हम सोचे कि इनके पास 360 डिग्री विजन है, रडार जैसे कान हैं, स्प्रिंग जैसी रीढ़ की हड्डी है जिससे ये 60 की स्पीड पर जिगजैग दौड़ सकते हैं, ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये अजय हों। हाँ, लगता तो है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतनी ही सक्षम है तो फिर लोमड़ी, सियार या उल्लू जैसे शिकारी इनका शिकार करने में कैसे सफल हो जाते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इसका जवाब शिकारियों के इवोल्यूशन में है। मतलब शिकारी भी चालाक हो गए हैं? बिल्कुल। शिकारी भी बेवकूफ नहीं है। उन्हें पता है कि अगर खरगोश को भागने का मौका मिल गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन है। इसलिए शिकारी कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो एम्बुश यानी छिपकर घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाते हैं। उल्लू जैसे शिकारी तो बिल्कुल आवाज किए बिना आसमान से गोता लगाते हैं। लेकिन खरगोश का विजन तो 360 डिग्री का है ना?
है, लेकिन उनकी आंखों के बिल्कुल सामने उनकी नाक के पास एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है और घात लगाकर बैठे शिकारी उसी एक पल का इंतजार करते हैं जब खरगोश का ध्यान भटके। ओह, तो वो उस ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते हैं। हाँ, और एक और बड़ी बात यह है कि शिकारी अक्सर वयस्क खरगोशों के बजाय उनके छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि वो ना तो उतने तेज दौड़ सकते हैं और ना ही उनके सेंसेस पूरी तरह विकसित हुए होते हैं। ये तो बहुत ही तनावपूर्ण जिंदगी है, हर पल मौत का खतरा। इसी खतरे की वजह से शायद ये हमेशा अपने बिल के आसपास ही रहते होंगे। बिल्कुल, इनकी पूरी दिनचर्या इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये मुख्य रूप से रात में एक्टिव होते हैं, दिन में नहीं निकलते। बहुत कम, और भोजन के लिए अपने बिल से मुश्किल से 200 से 500 मीटर के दायरे में ही रहते हैं। सिर्फ 500 मीटर? हाँ, ताकि जैसे ही खतरा महसूस हो ये तुरंत अपनी 60 किलोमीटर वाली रफ्तार का इस्तेमाल करके चंद सेकंड में अपने सुरक्षित बिल में गायब हो सके। और शायद कॉलोनी में एक साथ रहने का भी यही फायदा होगा। हाँ, जब इतने सारे खरगोश एक साथ हों तो दर्जनों आंखें और कान निगरानी कर रहे होते हैं। और वो खतरे का अलार्म कैसे बजाते हैं? जब कोई भी एक सदस्य खतरे को भांप लेता है तो वो अपने मजबूत पिछले पैरों को जमीन पर जोर जोर से पटकता है। अच्छा, जमीन पर पटकता है। हाँ, इससे जमीन के अंदर कंपन पैदा होता है, जिसे सुरंगों के अंदर बैठे बाकी खरगोश भी महसूस कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि इन पर हमेशा शिकारियों का खतरा मंडराता रहता है, तो केवल तेज दौड़ना ही इनके अस्तित्व को नहीं बचा सकता। सही बात है। इन्हें एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो इनकी पूरी प्रजाति को बचा सके। तो क्या इनकी सामाजिक संरचना और तेजी से परिवार बढ़ाना ही वो रणनीति है? बिल्कुल, और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प और गणितीय पहलू शुरू होता है। इनकी उच्च प्रजनन दर ही इन्हें बचाती है। मैंने पढ़ा कि एक मादा खरगोश एक बार में 6 से 8 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन साल भर में 30 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि मादा खरगोश का गर्भकाल बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ 1 महीने के आसपास। बाप रे, सिर्फ 1 महीना? हाँ, और बच्चे माँ का दूध पीते हैं और सिर्फ 6 महीने में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वे खुद प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। ये तो किसी नेचर के बैकअप प्लान की तरह है। मतलब क्या इतनी तेजी से आबादी बढ़ाना प्रकृति का वो तरीका है जिससे ये सुनिश्चित होता है कि भले ही ये फूड चेन में सबके पसंदीदा भोजन हो, लेकिन इनकी प्रजाति कभी खत्म न हो? नेतृत्व में 100 खरगोशों का एक साथ मिलकर बिल बनाना उन्हें सामाजिक सुरक्षा देता है और एक मजबूत फूड चेन का निर्माण करता है। तो क्या ये पूरी फूड चेन का आधार है? बिल्कुल, ये शाकाहारी होते हैं, जौ, गेहूं, घास, जड़ें खाते हैं, और क्योंकि ये इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं, ये मांसाहारी जीवों जैसे उल्लू, बाज, जंगली कुत्तों का मुख्य भोजन बनते हैं। मतलब अगर ये इतनी तेजी से बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो शिकारी भूखे मर जाएंगे। हाँ, ये जंगल की एक तरह की बैटरी है जो फूड चेन को मजबूत करते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? सामान्यतः 4 से 5 साल, लेकिन अगर सुरक्षित माहौल मिले तो ये 8 से 10 साल तक भी जी सकते हैं। और ये दुनिया में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? ये यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैले हैं। दुनिया भर में इनकी 30 से अधिक प्रजातियां हैं। और भारत में? भारत में भी ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में काफी पाए जाते हैं। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि खरगोश केवल झाड़ियों में फुदकने वाले जीव नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे मिट्टी को सांस लेने में मदद करने वाले इंजीनियर हैं, जंगल की वनस्पति को संतुलित रखने वाले माली हैं और शिकारियों का पेट भरकर प्रकृति का चक्र चलाने वाले मुख्य स्तंभ हैं। एकदम सटीक निष्कर्ष है ये। लेकिन आज एक बड़ा खतरा भी इन पर मंडरा रहा है। वो क्या? भारत और दुनिया में तो इनकी पर्याप्त संख्या है ना? संख्या तो है, लेकिन जंगलों की कटाई, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण कुछ प्रजातियां खतरे में आ रही हैं। ये सच में एक चिंता का विषय है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर एक ऐसा जीव जो साल में 30 बच्चों को जन्म दे सकता है, जिसके पास 360 डिग्री का विजन है और जो 60 की स्पीड से दौड़ सकता है, अगर वो भी आज जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण खतरे में है, तो बाकी जीवों का क्या होगा? वही तो सोचिए, उसी जंगल में रहने वाले उन जीवों का भविष्य कितना नाजुक होगा जिनकी रफ्तार और प्रजनन क्षमता इन खरगोशों के मुकाबले बहुत कम है। ये सच में एक डरावनी सच्चाई है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल।
तो आज की इस दिलचस्प और गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खरगोशों की इस छिपी हुई दुनिया ने यकीनन हमारे सोचने का नजरिया बदल दिया है। आज के लिए बस इतना ही।